जिन बस्तर के जनजाति लोगों के नाम पर माओवादी सालों तक अपनी लड़ाई को सही ठहराते रहे, क्या वही लोग एक वक्त के बाद माओवादियों के अत्याचार के खिलाफ खुद खड़े हो गए थे? और क्या बस्तर के निवासियों ने माओवादियों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन शुरू किया था जिसे आज भी देश अलग अलग नजरिए से देखता है? नमस्कार, मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। और आज हम बात करेंगे बस्तर सलवा जुडुम और उस कहानी की जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जब भी बस्तर और माओवादियों की बात होती है तो एक नैरेटिव आम तौर पे देखने को मिलता है। कहा जाता है कि माओवादी जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए जनजाति समुदाय के साथ खड़े हुए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस नैरेटिव से काफी अलग है। सबसे पहले समझते हैं कि बस्तर माओवादियों के लिए निशाना क्यों बना। 1980 के आसपास आंध्र प्रदेश से पीपल्स वॉर ग्रुप के कैडर बस्तर के घने जंगलों में आए। बाद में इसी संगठन का मर्जर होके सीपीआई माओइस्ट बना। उसका उद्देश्य सिर्फ जंगल में रहना नहीं था, बल्कि बस्तर जैसे इनएसेसिबल और रिमोट एरियाज जैसे इलाकों को बेस एरिया बनाना था, जहां से लंबी आर्म्ड स्ट्रगल चलाई जा सके। लेकिन किसी भी एरिया में बेस बनाना सिर्फ आइडियोलॉजी से पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए लोकल सपोर्ट चाहिए होता है। और यहीं से शुरू होती है बस्तर की वो कहानी जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। शुरुआत में माओवादियों ने खुद को जनजातियों का रक्षक बताया, लेकिन धीरे धीरे कई गांवों में उन लोगों ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। फर्जी जनताना सरकार और फर्जी जनताना अदालत के नाम पर पैरेलल गवर्नेंस चलाई गई, यानी भारत के कानून की जगह माओवादियों ने अपना राज चलाया। जो भी उनके खिलाफ बोलता या उनके हिसाब से पुलिस का मुखबिर पाया जाता, उसका फैसला फर्जी जनताना अदालत में कड़ी सजा के साथ होता था। और कोई छोटी मोटी सजा भी नहीं, बल्कि सीधा गांव के सरपंचों और अन्य स्थानीय लोगों को हत्या की सजा सुना दी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बस्तर की जनजाति परंपराओं को भी निशाना बनाया गया। गांव के गायता, पेरमा और पारंपरिक सामाजिक मुद्दों पर हमले हुए, क्योंकि माओवादी अपने राज के बीच किसी दूसरे अथॉरिटी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। शिक्षा भी इस हिंसा का बड़ा शिकार बना। कई गांव की स्कूल बिल्डिंग्स एक्सप्लोजिव से उड़ा दी जाती थी। बच्चों की पढ़ाई 5वीं क्लास के बाद ही रोक दी जाती थी। औरतों और परिवारों पर दबाव बनाया जाता था कि घर का कम से कम एक बच्चा बाल संघम या माओइस्ट दलम यानी कि माओवादी संगठन का हिस्सा बन जाए। यानी एक तरफ सो कॉल्ड नारे लगाए जाते हैं कि हम जनजातियों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये वही जनजाति परिवार नक्सल खौफ के माहौल में जी रहे थे। और यही सब देखते देखते बस्तर के कई जनजाति गांव नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे और यहीं से शुरू हुआ सलवा जुडुम। सलवा जुडुम बस्तर के जनजाति समाज का स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन था, जहां गांव के लोग माओवादी हिंसा के खिलाफ एकजुट हुए। उनका कहना था कि वो अपने गांव, अपनी आम जिंदगी और नक्सलियों से आजादी वापस चाहते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव चलाया जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि जनजाति नक्सलियों के साथ है, लेकिन अगर बस्तर के हजारों जनजाति ही नक्सलियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए तो सवाल उठता है, क्या ग्राउंड रियलिटी भी उतनी ही सिंपल थी जितनी बाहर से दिखाई जाती थी? सच्चाई ये है कि बस्तर वासियों को प्रताड़ित करने के लिए नक्सलियों ने वहां अपना राज चलाया, जिसके लिए इन लोगों ने फर्जी जनताना सरकार बनाई, जहां उन मासूम लोगों की जिंदगी के हर फैसले पर दबाव डाला जाता था और जो विरोध करे उसे हिंसा का शिकार बना दिया जाता था। यानी जिन लोगों के नाम पर तथाकथित क्रांति की बात की जा रही थी, वही लोग उस तथाकथित क्रांति का सबसे बड़े पीड़ित बन गए। सलवा जुडुम के बढ़ते दबाव के चलते माओवादी बैकफुट पे चले गए, जिसके बाद इनके अर्बन नक्सल्स ने कोर्ट के माध्यम से सलवा जुडुम पे बैन लगवा दिया। और जिस डेट पे बैन लगवाया वो डेट थी 5 जुलाई 2011। और इसी इतिहास को याद करते हुए 5 जुलाई 2026 को बस्तर में सलवा जुडुम स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान बस्तर शांति समिति द्वारा माओवादी हिंसा में मारे गए निर्दोष गांव वालों और वीरगति को प्राप्त हुए सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां नक्सल हिंसा के पीड़ित जनजाति प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त सुरक्षा कर्मी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बस्तर के इस इतिहास को सिर्फ एक राजनीतिक बहस की तरह नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के दर्द के रूप में भी देखा जाना चाहिए जो माओवादी हिंसा से दशकों तक पीड़ित रहे और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सलवा जुडुम को सिर्फ एक संगठन के रूप में नहीं, बल्कि माओवादी हिंसा के खिलाफ जनजाति प्रतिरोध के रूप में भी देखना चाहिए। बस्तर की कहानी सिर्फ विचारधारा या राजनीति की कहानी नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो सालों तक हिंसा, डर और बेचैनी के बीच अपनी जिंदगी काटते रहे। एक तरफ माओवादी खुद को जनजातियों का रक्षक बताते रहे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को हिंसा का शिकार बनाते रहे। इसलिए बस्तर को समझने के लिए सिर्फ स्लोगन्स या नैरेटिव काफी नहीं है, बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट, स्थानीय गवाह और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री को भी साथ में देखना बहुत जरूरी है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।